नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है। और नीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग का पहला चरण 14 अगस्त से 23 अगस्त तक होगा। अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने आज पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दक्षिण कोरिया के ओह ए जिन और ली वोनहो से 16-10 के अंतर से जीतकर मनु और सरबजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले मनु भाकर ने रविवार को 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। इसके पूर्व कोलकाता में जन्मे नॉर्मन पिचार्ड पहले ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ष 1900 में पेरिस में खेले गए ओलंपिक खेलों में 2 रजत पदक जीते थे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पहलवान सुशील कुमार मात्र 2 ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 1 से अधिक पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनकर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से देश गौरवान्वित हो रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और अन्य गणमान्य लोगों ने भी भारतीय निशानेबाजों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब ये वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। श्री मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। विकसित भारत की ओर यात्रा नामक इस सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि महामारी से जूझने के बाद भी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस गति से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है वह अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि बजट का आकार बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। लोकसभा में आज एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की सहायता के लिए 70 लाख हेक्टेयर नई कृषि भूमि को प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के दायरे में लाया गया है।
1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में, जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है, कुल मिला के 72,222 संरचनाएं, जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश को बनाई गई। नीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग का पहला चरण 14 अगस्त से 23 अगस्त तक होगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार काउंसिलिंग 4 राउंड में होगी। सुश्री पटेल ने कहा कि पंजीकरण अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। इसके साथ ही दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को 16 सचेतकों की सूची में शामिल किया गया है। पार्टी ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में कानून का शासन कायम है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं हुई हैं, जिसे सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटा जा रहा है। अभी चूंकि अपराध नहीं हो रहा था तो 2-4 अपराध हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं अपराध ज्यादा हो रहा है, लेकिन कानून के राज में जो भी अपराध हो रहा है वो हमारे लिए चुनौती है, और उस चुनौती को स्वीकार करके आप एक भी अपराध जो घटना घटा आप बताइए जिसमें कि पुलिस के एक्शन में कोई कमी हुआ हो। पुलिस का डर अपराधी में थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ा देंगे, 2-4 दिन में आपको पता लग जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल कराने के नाम पर उगाही करने वाले गिरोह से सावधान रहने को कहा है। आयोग ने आज इस संबंध में चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी अनुचित प्रयास में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आयोग ने फ्रॉड कॉल की जानकारी देने के लिए फोन नंबर 89864222296 जारी किया है। आयोग ने इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई को भी सूचित कर कार्रवाई करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हादसे में जान गंवाने वाली औरंगाबाद जिले की तानिया के परिजनों ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। तानिया के चाचा सुनील कुमार ने कहा कि यह दुर्घटना बड़ी लापरवाही का नतीजा है, इसलिए इसमें शामिल सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक मकान के बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग में पानी घुस जाने के कारण UPSC की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में घटी घटना के बाद पटना में विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा प्रबंध के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिले के सभी इलाकों में कोचिंग संस्थानों की जांच की जाएगी। इस दौरान कोचिंग संस्थान में आपात स्थिति से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा होगी। बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग संख्या भी है और कोचिंग भी है और छात्र भी वहां पढ़ रहे हैं, छात्र छात्रा हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उसका एक बार सत्यापन हम लोग सभी का करा लें कि जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करें सभी लोग, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है। अभी फिर से हम लोग सत्यापन करा रहे हैं, उसमें जो जहां गए पाएंगे उसको हम लोग ठीक कराएंगे, और नहीं ठीक करेंगे समय सीमा के अंतर्गत तो उसको हम लोग बंद करेंगे। हम लोगों का उद्देश्य है कि सुधार हो उसमें, और जहां जो कमियां हैं समय रहते उनको आइडेंटिफाई करके उनका करेक्शन किया जाए। इसी क्रम में आज दानापुर, पटना सदर और पटना सिटी अनुमंडल अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। इस दौरान लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और आकस्मिक स्थिति से निपटने के इंतजामों की समीक्षा की गई। झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण बिहार से गुजरने वाली कई रेलगाड़ियों के परिचालन मार्ग में बदलाव किया गया है। आज खुलने वाली दुर्ग आरा एक्सप्रेस को राउरकेला, नवागांव, मुरी, कोटशिला, बोकारो स्टील सिटी, भोजुडीह, जयचंडी पहाड़, आसनसोल के रास्ते चलाया जा रहा है, जबकि ठीक इसी प्रकार आरा दुर्ग एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। कल खुलने वाली दुर्ग आरा एक्सप्रेस का आंशिक समापन झारसुगुड़ा में हो जाएगा। वहीं आज आरा दुर्ग एक्सप्रेस का आंशिक समापन टाटानगर जंक्शन पर कर दिया गया है।
पूरे प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधि कमजोर रही है, जिसके कारण राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 48.8 मिलीमीटर वर्षा नवादा के हिसुआ में दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम भागों में अगले 2 दिनों के दौरान विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। अगले 24 से 48 घंटों में इस तरह का मौसम रहेगा। अभी कोई मौसमी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। अररिया जिले में अलग अलग स्थानों पर डूबने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। इधर मुंगेर जिले में बबुआ गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान 2 किशोर डूब गए। गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम दोनों किशोरों की खोजबीन में जुटी है। इधर बांका जिले के जनकपुर गांव में एक तालाब से एक महिला समेत 3 लोगों का शव बरामद किया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के हरिनगर भैरवगंज के बीच नवनिर्मित दोहरीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। कल इस रेलखंड पर स्पीड ट्रायल किया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। भाजपा की भागलपुर जिला इकाई की कार्य समिति की बैठक आज नाथनगर के उत्सव भवन में आयोजित की गई। कार्यक्रम में श्रम संसाधन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह शामिल हुए। बेगूसराय के बरौनी रेलवे स्टेशन पर कमलापति एक्सप्रेस के डिब्बे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। गोपालगंज के बैकुंठपुर में जीविका के द्वारा मार्गदर्शन सह रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनपुर में छापेमारी कर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के शल्य क्रिया विभाग में आज से ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। यह जानकारी प्राचार्य डॉक्टर श्रीनिवास त्रिपाठी ने दी। वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने जिले में खनन प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने 5 बालू घाट की नीलामी की जानकारी दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है। और नीट यूजी 2024 के सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग का पहला चरण 14 अगस्त से 23 अगस्त तक होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।